6 नंबर पे क्या होगा, मैन पावर हैंडलिंग। देखिए मैन पावर हैंडलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टास्क भी है। अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ तो हमारा टारगेट ज़्यादातर क्या रहता है, जो मैं अच्छा क्वालिटी का और जो भी अचीवमेंट है, जो भी हमारा टास्क देकर रखे, जो इतना हमारा आउटपुट होना चाहिए, तो वो अचीव करने का हम कोशिश करते हैं, वो अच्छा क्वालिटी के साथ। तो अगर मैंने प्रोडक्शन को अचीव करना है, प्रोडक्शन आउटपुट को अचीव करना है, तो उसके लिए हमारा अंडर द लाइन में जो मैन पावर काम करते हैं उसको हैंडल करना सबसे बड़ा एक टास्क है, क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वो लोग ही करेगा। कभी कभी होता है क्या है, उनको यही लगता है जो ठीक है अभी तो मैंने यहाँ काम कर रहा हूँ, दूसरे टाइम में मैं दूसरी जगह काम कर लूँगा, तो उनका पास उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आपको वो मैन पावर हैंडलिंग करना आना चाहिए, जो मैन पावर को कैसे मैं समझा सकूं, उसके साथ सही से बात करके उसको उसका नॉलेज भी इम्प्रूव कर सकूं और उसको लाइन पे भी सही से उसका एफर्ट वो दे पाए, वो भी मैं कोशिश कर सकूं। दूसरा और क्या होता है, जैसे एक लाइन पे कभी कभी क्या होता है, मैन पावर शॉर्टेज हो गया, तो मैं कौन सा लाइन पे मैन पावर दूंगा, कौन सा लाइन पे मैन पावर कितना रखूंगा, कितना क्वांटिटी में रखूंगा, कहीं शॉर्ट पड़ गया तो वहाँ मेरे को कौन सा मैन पावर को भेजना है, किसको रखूंगा तो वो चला लेगा। तो ये जो हैंडलिंग है, मैन पावर हैंडलिंग है, जिसके कारण हमारा कोई भी डिफेक्ट ना जनरेट हो, कोई भी प्रोडक्शन हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट सही से निकले और जितना आउटपुट निकलना चाहिए था उतना निकले। तो इसके लिए मैन पावर हैंडलिंग एक बहुत बड़ा टास्क है, वो एज ए इंजीनियर आपको आना चाहिए, वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाता है, जो कैसे मैं एक मैन पावर को हैंडल कर सकूं। और स्किल मैट्रिक्स, स्किल मैट्रिक्स क्या है, स्किल मैट्रिक्स ये होता है जैसे कोई भी मैन पावर है तो हमको अंडर द लाइन जो मैन पावर काम करते हैं उनका स्किल के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। कैसे, जो कौन बंदा कितना अच्छा काम करता है, किसको कितना नॉलेज है। मैं अगर कोई बंदा को एक काम बोल दूं जो तुम एक काम कर देना, तो वो बंदा वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुत सारे मशीन है, अब मैं देख रहा हूँ एक बंदा जो है वो ज़्यादातर मशीन चला सकता है। अगर मेरे पास एक प्रेस मशीन है, हमारे पास वेल्डिंग मशीन है, हमारे पास मोल्डिंग मशीन है, तो वो बंदे को तीनों मशीन चलाना आता है। तब उसमें क्या होगा, जो बंदा अभी अगर मान लो प्रेस मशीन का हमारे पास बंदा नहीं है, तो उस बंदे को मैं वहां लगा सकता हूँ, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो आउटपुट जो है उसमें हैम्पर नहीं होगा। तो एज ए इंजीनियर आपका अवेयरनेस ये भी रहना चाहिए, जो स्किल मैट्रिक्स, किस बंदे का कितना स्किल है, किसको कहाँ मैं यूटिलाइज कर सकूं, किसको कहाँ मैं लगा सकूं, ताकि हमारा कोई भी प्रोडक्शन में क्वालिटी में कुछ डिफेक्ट ना हो, हम प्रोडक्शन सही से अचीव कर सके, तो वो भी हमको आना चाहिए। डेप्थ नॉलेज, डेप्थ नॉलेज ऑफ मशीन। डेप्थ नॉलेज ऑफ मशीन मतलब ऐसा नहीं है जो मैं जो डिपार्टमेंट पे हूँ कि मैं एक अलग क्लस्टर पकड़ लिया तो मैं उस अलग क्लस्टर में हूँ, उस अलग क्लस्टर का मैं इंजीनियर हूँ, तो उसका बारे में मैं जानूँ, वही पार्टिकुलर क्लस्टर के बारे में मैंने सब कुछ मेरे को मालूम है और बाकी क्लस्टर के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, तो ये गलत है। अगर एज ए आप इंजीनियर काम कर रहे हो, प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहे हो, तो आपको हर एक मशीन के बारे में डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। चाहे मैंने जो क्लस्टर में काम करता हूँ उसका भी डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ बाकी जो क्लस्टर है, बाकी जो अलग अलग मशीन है, उसको भी हमको उसके बारे में भी हमको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक मशीन के बारे में जानना, हर एक मशीन का क्या क्या पैरामीटर है, अगर कोई भी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वहां मैं सॉल्व कर सकूं, तो आगे जाके ये क्या है बहुत काम आता है। इसके बाद आएगा यील्ड इंप्रूवमेंट। यील्ड इंप्रूवमेंट
यील्ड क्या होता है? यील्ड ये होता है, कोई मैंने 100 पीस प्रोडक्ट बनाया, तो 100 पीस में से मेरा कितना डिफेक्ट में चला गया और कितना मेरा अच्छा क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट है, ए ग्रेड प्रोडक्ट है, तो उसको हम यील्ड बोलते हैं। हम एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर हमको हर टाइम ये देखना चाहिए यील्ड का परसेंटेज जितना हो सके ज़्यादा हो। मतलब क्या है, जो भी डिफेक्ट हमारे पास बनेगा वो डिफेक्ट जितना हो सके कम हो, और हमारा जो आउटपुट है वो अच्छा क्वालिटी का हो, और यील्ड का जो परसेंटेज है वो हम इम्प्रूव कर सके। तो एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी रहता है। रेड बीन एनालिसिस। रेड बीन एनालिसिस क्या होता है? ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बस मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बाद में इसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे। रेड बीन एनालिसिस क्या हो है, ये एक्चुअली ऐसे हमको सोचना नहीं है जो एक क्वालिटी का ही है, ये इसमें प्रोडक्शन भी आता है। रेड बीन एनालिसिस क्या है, जो भी हमारा डिफेक्ट बनता है पूरा शिफ्ट में, ये पूरा दिन में जो डिफेक्ट बनता है, तो हम उसको एनालिसिस करते हैं, जो ये डिफेक्ट किस लिए बना, ये डिफेक्ट होने का क्या क्या कारण है। तो उसमें बाद में हम इसको क्या करते हैं, कापा देते हैं। कापा क्या होता है, जो करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन होता है, तो कापा करके इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आगे जाके ये डिफेक्ट ना बने। तो एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर आपको रेड बीन एनालिसिस करना भी आना चाहिए। क्वालिटी इंप्रूवमेंट। देखिए ऐसा नहीं है जो मैं प्रोडक्शन इंजीनियर हूं तो मैं प्रोडक्शन को ही देखूं, क्वालिटी को ना देखूं, क्वालिटी के लिए तो क्वालिटी वाला है, तो ऐसा नहीं सोचना है। हमारा जो भी प्रोडक्शन इंजीनियर रहेगा उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होगा, जो मैंने आउटपुट निकलना ही बस नहीं है, आउटपुट के साथ साथ मैं क्वालिटी भी देखूं। तो इसीलिए क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हमारा टास्क है। एज ए इंजीनियर का मैं काम करूं तो मेरा वो टास्क है। क्वालिटी वाले आते हैं तो वो बोल देते हैं कि तुम्हारा डिफेक्ट ये जा रहा है, तुम इसको सही करो, उसको सही करो, लेकिन अल्टीमेटली काम तो हमको ही करना पड़ता है। जो प्रोडक्शन में है, जो प्रोडक्शन निकल रहे हैं, मशीन को तो हमको ही आता है अच्छे से संभालना, अच्छे से हमको मालूम है जो क्या करूंगा तो मेरा क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, डिफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें जो क्वालिटी मतलब प्रोडक्शन के साथ भी क्वालिटी को भी ध्यान दें। ऐसे ना करें जो ओनली हमको प्रोडक्शन चाहिए तो कुछ भी हम देते जाए, कुछ भी डिफेक्ट वगैरह जनरेट करते जाए, बस प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए, तो वो होना नहीं चाहिए। हम प्रोडक्शन भी करें विथ क्वालिटी के साथ, तो एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी होना चाहिए। ये भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, ये भी हमारा अवेयरनेस में आता है। केपीआई, केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई क्या होता है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? जो भी इंडस्ट्री है उनका एक टारगेट रहता है। टारगेट क्या रहता है? जो मेरे को 10% कॉस्ट मेरे को कम करना है, मेरे को यील्ड हमारा इतना होना चाहिए, रिजेक्शन का परसेंटेज जो पहले ही बोल देता है। जब भी हम आएंगे प्रोडक्शन जब चालू होने का पहले ही एक मैनेजमेंट की तरफ से एक केपीआई हमको मिलता है, उसमें क्या लिखा रहता है, क्या मेंशन रहता है, जो मेरे को यील्ड का परसेंटेज कितना होना चाहिए, मेरे रिजेक्शन का परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो मैंने कॉस्ट मेरे को कितना परसेंट कम करना है, तो ये सब कुछ मेंशन रहता है। तो ये केपीआई हमारा कंपनी का केपीआई क्या है, एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर हमको मालूम होना चाहिए, तो वो हमको फॉलो भी करना चाहिए। अगर प्रोडक्शन अगर केपीआई में जैसे बोला गया है, जो मेरा जो डिफेक्ट है, जो भी रिजेक्शन है, वो अगर रखा है 2% कि हम ब्रेकेज अगर रखा है 1%, तो हमारा टारगेट होना चाहिए उतना रखे और उसके कम हो, उससे ज़्यादा ना हो, परसेंटेज से ज़्यादा ना जाए, उससे जितना कम होगा अच्छा ही है। नहीं तो अचीव तो पहले वो करना ही है, जितना केपीआई दे के रखा है, जो हमारा पास जो परसेंटेज बोल के रखा है वो तो हमको करना ही है। तो एक केपीआई का बारे में भी हमको मालूम होना चाहिए और इसके हिसाब से हमको काम भी करना है। 4M मैनेजमेंट। 4M मैनेजमेंट क्या है? 4M में क्या आता है? मैन,
machine, material and method, ये 4 है। इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? अगर इसमें से कोई भी चीज चेंज होता है तो उस कंडीशन में हम कैसे मैनेज करेंगे, तो मैनेजमेंट करना हमको आना चाहिए। अगर मान लो मैन चेंज हो रहा है कि कोई मशीन ही चेंज हो रहा है, कोई मेथड ही चेंज हो रहा है, कोई मटेरियल चेंज हो गया, तो उस कंडीशन में उसका क्वालिटी भी ऐसा रहे, उसका प्रोडक्शन के हम जो निकल रहे हैं वो प्रोडक्शन भी ऐसा रहे, तो उसके लिए हम क्या क्या करेंगे, तो वो मैनेजमेंट हमको आना चाहिए, जिसको 4M मैनेजमेंट बोलता है। तो एज ए इंजीनियर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है जो 4M मैनेजमेंट हमको आए। उसके बाद क्या है? मशीन मेंटेनेंस। मशीन मेंटेनेंस में क्या है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, लेकिन अगर मैंने एज ए इंजीनियर काम करता हूँ एक मशीन पे कंटिन्यू हम लोग रहते हैं, तो उसका मेंटेनेंस तो हमको आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम हम ही करते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम हम वो मशीन को हम ही चलाते हैं, तो उसका मेंटेनेंस आना चाहिए। तो मशीन मेंटेनेंस के लिए जो क्लीट है, क्लीट होता है ना, क्लीट होता है ना, CLIT, जो क्या होता है? क्लीन, लुब्रिकेंट, इंस्पेक्शन एंड टाइटन। तो ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ये मशीन मेंटेनेंस करना भी हमको आना चाहिए, और ये डेली मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लुब्रिकेशन डेली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेंटेनेंस का काम। लेकिन तो भी एज ए मैंने प्रोडक्शन इंजीनियर काम कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा अवेयरनेस है जो हम भी इसको मेंटेन करके रखें। और उसके बाद क्या है? TPM। TPM क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। इसमें क्या होता है? इसमें सब एम्प्लॉय को हम एक साथ लेते हैं, तो जो भी हम ये इंश्योर करते हैं, जो मशीन मैंने कुछ पुराना हो गया, 3 साल 4 साल पहले मैंने लिया था, कि 3-4 साल पहले जो आउटपुट वो मशीन दे रहा था, जैसे क्वालिटी के साथ वो मशीन दे रहा था, आज भी वो आउटपुट दे उसी क्वालिटी के साथ, तो वो इंश्योर करना, वो मेंटेन करके रखना, वो TPM में आता है। इसमें 8 पिलर होता है, तो ये 8 पिलर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो ये भी हमारा अवेयरनेस है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग अभी भी है जिनको कंप्यूटर नॉलेज उतना है नहीं, तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि अभी आप कैसे भी करके चला लोगे, लेकिन बाद में जब आपको ग्रोथ करने का टाइम आएगा, आपका प्रमोशन होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि कंप्यूटर नॉलेज तो हमको आना ही चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज में एक्सेल वगैरह, पावर पॉइंट, कैसे डाटा बनाते हैं, कैसे रिपोर्ट बनाते हैं, ये सब चीज़ तो आना ही चाहिए अगर आप एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर काम करते हो तो। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था, जो एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, हमारा क्या क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं, क्या क्या अवेयरनेस रहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बारे में आज बस क्या क्या अवेयरनेस है उसका बारे में हम डिस्कस किया। आगे हम एक पॉइंट के बारे में, इसमें से कुछ पॉइंट ले लेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे।